नमस्कार, स्वागत है आपका संघवाद नाम के इस अध्याय के इस अंतिम वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नों के माध्यम से इस संपूर्ण अध्याय का दोहरान करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संघवाद नाम का यह अध्याय हमने प्रारंभ किया। संघवाद क्या है, इसी प्रश्न के साथ। तो संघवाद क्या है, इसको हमने बहुत स्पष्ट रूप से समझा कि सत्ता की साझेदारी का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, ऊपर से नीचे की ओर शासन के विभिन्न स्तरों में जो सत्ता का बंटवारा किया जाता है सरकार के विभिन्न स्तरों में, उसे हमने संघवाद का नाम दिया है। संघवाद के रूप में उनको जानते हैं। ये जो संघवाद के आधार पर शासन के दो प्रकार हो गए, संघात्मक शासन और एकात्मक शासन। संघात्मक शासन ऐसी शासन व्यवस्था जहां दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती है, और एकात्मक शासन व्यवस्था जहां पर एक ही स्तर की सरकार होती है। संघात्मक शासन की व्यवस्था में जो केंद्र सरकार है वह अपने अधीनस्थ राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार के अपने सेपरेट पावर्स होते हैं, अपने खुद के क्षेत्राधिकार होते हैं। जबकि एकात्मक शासन व्यवस्था में जो केंद्र सरकार है वह अपने अधीनस्थ सरकारों को आदेश दे सकती है। उसके बाद हमने तीसरा प्रश्न किया, संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। प्रमुख रूप से 6 विशेषताएं हमने संघात्मक शासन की पढ़ी है, जिसमें सबसे पहला हमने संघात्मक शासन में 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें होती है। ये जो 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें हैं, इनका कार्य क्षेत्र, कौन सा काम कौन सी सरकार करेगी, उनके क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से संविधान में वर्णित होते हैं। संविधान में, जिस संविधान में ये सारी चीजें, उनके क्षेत्राधिकारों का वर्णन किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, ऐसे संविधान के मौलिक प्रावधानों में कोई भी एक स्तर की सरकार अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती। उसे विभिन्न स्तरों की सरकारों के साथ सहमति बनाकर ही परिवर्तित किया जा सकता है। तीसरा हमने इसमें पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय वह निर्णायक भूमिका में होता है। जब इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई विवाद होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय वहां पर निर्णायक भूमिका में होते हैं। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ा है वो पढ़ा, राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं, ठीक है ना। यानी कि कौन सी सरकार कहां से पैसा लेगी, कहां से कर वसूल करेगी, ये राजस्व के स्रोत, सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये भी बिल्कुल सेपरेट होते हैं। ये कुछ संघीय शासन की हमने विशेषताओं को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। उसके बाद हमने अगला प्रश्न लिया, संघीय शासन व्यवस्था के 2 उद्देश्य वो कौन से हैं। तो 2 उद्देश्य बहुत साधारण से, एक तो देश की एकता की सुरक्षा करना, देश की एकता बनी रहे, ये इसका पहला उद्देश्य है संघीय शासन का। और दूसरा उद्देश्य है किसी भी देश में जो विविधताएं होती है, संस्कृति, भाषा इत्यादि के आधार पर, उन विविधताओं का सम्मान बनाया जा सके, सम्मान बनाए रखा जा सके। ये 2 उद्देश्य हैं संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की। आदर्श संघीय व्यवस्था के 2 पक्ष, एक आइडियल फेडरल सिस्टम अगर खड़ा करना है तो उसके 2 जो फैक्टर्स हैं, वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी आपसी भरोसा। जो शासन की विभिन्न इकाइयां हैं, विभिन्न जो प्रांत हैं, राज्य हैं, उनके बीच में आपसी भरोसा होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। और दूसरा है साथ रहने पर सहमति। वे सभी अलग अलग प्रांत एक साथ एक संघ में रहने के लिए सहमत होने चाहिए। एक अच्छे आदर्श संघ के निर्माण के लिए ये 2 पक्ष हैं। आपसी भरोसा, वो सारे छोटे छोटे राज्य जो मिलकर एक संघ बनाने जा रहे हैं, उनके बीच में आपस में भरोसा होना चाहिए और सहमति होनी चाहिए एक साथ रहने के लिए। और उसके बाद हमने पढ़ा क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अब देखिए, ये सब प्रश्नों का जो सीक्वेंस हम अभी पढ़ रहे हैं, उसमें एक विशेष बात है कि एक बड़ा प्रश्न आता है और फिर उस बड़े प्रश्न के जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं, आंसर में जो अलग अलग स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स में से भी एक एक क्वेश्चन कोई जनरेट हो सकता है, नया प्रश्न बन सकता है। जैसे देखिए, यहां पर हमने संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ा, तो जो 6-7 विशेषताएं उसकी लगातार पढ़ी, उन सब विशेषताओं में से भी कुछ नए प्रश्न बन रहे हैं। जैसे क्षेत्राधिकार या अधिकार क्षेत्र, इसको हमने संघात्मक शासन की विशेषताओं में ही पढ़ा है। क्षेत्राधिकार मतलब किसी भी सत्ता के किसी व्यक्ति का, मान लीजिए संगठन का, मान लीजिए संस्था का, मान लीजिए क्षेत्राधिकार, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, उसका दायरा क्या है, उसके लिमिट्स क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या है, वो मतलब है क्षेत्राधिकार का। क्षेत्राधिकार भौगोलिक रूप से भी हो सकता है
और शक्ति के बंटवारे के नाम पर भी हो सकता है। तो क्षेत्राधिकार मतलब लिमिट्स। फिर है हमारा संघ निर्माण के दो तरीके कौन से हैं। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझा है। संघ निर्माण अर्थात कोई भी संघ अगर निर्मित होता है तो उसके दो तरीके पड़े। अंग्रेजी में दो शब्द उसके लिए अपन ने दिए थे, एक है होल्डिंग टुगेदर और एक है कमिंग टुगेदर। साथ आकर के छोटे छोटे दो या दो से अधिक देशों के एक साथ आकर कमिंग टुगेदर होकर एक साथ आकर एक बड़े राष्ट्र में, एक बड़े संघ में बदल जाना, ये कमिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है। और होल्डिंग टुगेदर मतलब एक बड़ा राष्ट्र है, वह अपनी प्रशासनिक सुगमता के लिए अपनी स्थानीय विविधताओं के आधार पर छोटे छोटे प्रांतों का निर्माण करता है। इस प्रकार का जो संघ है उसे हम होल्डिंग टुगेदर या फिर एक बड़े राष्ट्र को छोटे छोटे प्रांतों में बांटकर बनाया गया संघ कहते हैं। और दूसरा है जहां छोटे छोटे देश आपस में मिलकर एक बड़ा राष्ट्र बनाते हैं, उसे हम होल्डिंग टुगेदर या साथ आकर संघ बनने का उदाहरण कहते हैं। ये जो होल्डिंग टुगेदर है, जहां अलग अलग देश एक साथ आकर के अपने आप को मर्ज करके एक नया देश बनाते हैं, एक नया संघ निर्माण करते हैं, उसका उदाहरण हमने पढ़ा संयुक्त राज्य अमेरिका। और होल्डिंग टुगेदर जहां एक बड़ा राष्ट्र अपनी विविधताओं के आधार पर नए छोटे प्रांतों का निर्माण करता है, उसके उदाहरण के रूप में हमने भारत को पढ़ा। भारत ने 1947 के बाद 500-550 से ज्यादा रियासतों का एकीकरण किया और फिर अपने हिसाब से नए राज्यों का निर्माण किया। तो ये जो दोनों प्रकार के तरीके हैं, इन तरीकों के बारे में हमने पढ़ा है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आकर संघ बनाना और एक बड़े देश को प्रांतों में विभाजित करके उन प्रांतों का संघ बनाना। फिर अगला जो टॉपिक हमने इस अध्याय में पढ़ा है वो है भारत में संघीय व्यवस्था। जिस संघवाद के बारे में हमने इस अध्याय के बिल्कुल प्रारंभिक चरण में पढ़ा, संघवाद क्या, विशेषताएं क्या हैं उसकी, ये जो सब प्रकार की बातें संघवाद के रूप में पढ़ी हमने, उसका भारत पर हमने प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण कह लीजिए, या भारत के बारे में हमने ये सारी चीजें जो उपरोक्त प्रकार से हमने संघवाद के बारे में पढ़ी थी, उसको हमने भारत के संदर्भ में समझी। तो एक पहला प्रश्न हमने इसमें लिया है, भारत में संघीय शासन है तो स्पष्ट करें। तो हमने भारत में संघीय शासन को स्पष्ट उन्हीं 6 विशेषताओं के आधार पर किया जिन विशेषताओं को अभी हमने यहां पर पढ़ा। तो इसकी पहली विशेषता थी कि 2 या 2 से अधिक लेवल की सरकार होनी चाहिए। तो भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उससे नीचे स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकारें, ऐसे 3 स्तर की सरकारें हैं, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक बात क्लियर हो गई। फिर हमने संघात्मक शासन की दूसरी व्यवस्था क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि उनके क्षेत्राधिकार अलग अलग होने चाहिए। तो भारत में क्षेत्राधिकार अलग अलग हैं, उनका संविधान में वर्णन होना चाहिए, तो भारत में उसको वर्णित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति निर्णायक है, राजस्व के जो स्रोत हैं वो भारत में आपस में बांटे गए हैं। तो वही जो 6 विशेषताएं थी संघात्मक शासन की, उन 6 विशेषताओं के आधार पर ही हमने इस बात को सिद्ध किया कि भारत में संघीय शासन है। 6 विशेषताओं के आधार पर हमने इसको स्पष्ट किया। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र तथा राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। तो ये बात जो मैंने पहले आपसे कही कि एक बड़ा प्रश्न लेकर उसको विस्तार से बहुत अच्छी तरीके से अगर हम समझते हुए तैयार करते हैं तो उसमें छोटे छोटे कई प्रश्न अपने आप संलग्न हो जाते हैं। जैसे भारत में संघीय शासन को जब हम स्पष्ट कर रहे हैं तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे को हम स्पष्ट करेंगे, और उसी को हमने अगले प्रश्न में इसमें भी ले लिया है कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा संविधान में 3 सूचियों के माध्यम से कर दिया गया। वो 3 सूचियां कौन कौन सी हैं? संघ सूची, उसके अंदर जो 100 विषय हैं, 100 सब्जेक्ट्स हैं, उन 100 विषयों पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है, राज्य सरकार उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। दूसरी सूची संविधान ने बनाई है राज्य सूची। राज्य सूची के अंदर 61 सब्जेक्ट्स हैं, 61 विषय हैं, उन 61 विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, केंद्र सरकार उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेगी। और तीसरी एक सूची है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में जो विषय हैं 52 विषय हैं, 52 विषय हैं, जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन किसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में, किसी विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा, अधिक प्रभावी होगा। इस प्रकार भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया है। ठीक है, अवशिष्ट विषय क्या है? तो वो इससे रिलेटेड है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इसके माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है, कानून बनाने का अधिकार उनको दिया गया है। लेकिन जिस समय संविधान बन रहा था
उस समय कुछ ऐसे विषय थे जो उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे। संविधान निर्माण के समय वो विषय नहीं थे, उन्हें ना तो केंद्र सूची में जोड़ा जा सका, ना राज्य सूची में जोड़ा जा सका, ना ही उन्हें समवर्ती सूची का हिस्सा बनाया जा सका। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। तो फिर ऐसे सभी विषय जो संविधान निर्माण के समय उपलब्ध नहीं थे लेकिन आज उन पर कानून बनाना जरूरी है, तो फिर ऐसे विषयों को अवशिष्ट विषय कहा गया है और ऐसे सभी अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत में केंद्र सरकार को प्राप्त है। यह अवशिष्ट विषय का भी कहां आएगा प्रश्न? ये सत्ता के विभाजन में ही अवशिष्ट सूची का विषय भी आएगा। ठीक है, आगे हमारा है केंद्र शासित प्रदेश क्या है। केंद्र शासित प्रदेश क्या है? तो जिस समय भारत में संघ का यह निर्माण चल रहा था, 550 रियासतों का एकीकरण किया गया और फिर वहां की स्थानीय विविधताओं के आधार पर, उनकी भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर नए राज्य बनाए गए। उस समय ही कुछ ऐसे छोटे छोटे स्थान थे जिनको ना ही तो स्वतंत्र राज्य बनाया जा सकता था, ना ही उन्हें अलग कहीं किसी और राज्य में मिलाया जा सका। ऐसे छोटे छोटे प्रदेशों को भारत सरकार ने अपने पास रखा, वहां की शासन व्यवस्था को अपने अधीन रखा, इसलिए ऐसे प्रदेशों को केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इनका प्रशासन केंद्र सरकार के ही अधीन होता है, केंद्र सरकार ही वहां का प्रशासन देखती है। ठीक है, तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश, भारत की जो राजधानी है दिल्ली है हुई, ठीक है ना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार समूह, इस प्रकार के 7 और अब तो 2 जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ये भी केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं वर्तमान में भारत के अंदर। ठीक है ना, नए केंद्र शासित प्रदेश कौन से जुड़े हैं? नए केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ गए हैं। ठीक है, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल एक फ्लू चार्ट जैसा है संपूर्ण अध्याय को रिवीजन करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? आप देखिए, आपने गौर किया होगा कि ये जो प्रश्न हमने लिया, भारत में संघीय शासन है, स्पष्ट करें। इसको स्पष्ट किस आधार पर कर रहे हैं? हम उन्हीं 6 विशेषताओं के आधार पर कर रहे हैं, संघीय शासन की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर। और इस प्रश्न के अंदर जो 6 विशेषताएं हैं, उनमें से ही अगले कुछ प्रश्न है। देखिए, ये भारत में केंद्र तथा राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये संघीय शासन की एक विशेषता है भारत में। अवशिष्ट विषय इसी का हिस्सा हो गया। और ये जो बात हम आगे पढ़ रही है, ये भी हमारे यहां पर भारत में संघीय शासन के स्वरूप की एक विशेषता है। भारतीय संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अंदर परिवर्तन कोई भी एक स्तर की सरकार अपने आप अकेले नहीं कर सकती। यूनिलैटरल कोई भी एक निर्णय वो मौलिक प्रावधानों में संशोधन के संदर्भ में नहीं ले सकती। केंद्र सरकार अकेले परिवर्तन नहीं कर सकती। तो केंद्र सरकार को कोई भी संविधान के मौलिक प्रावधान में परिवर्तन के लिए पहले संसद के दोनों सदनों में, अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में, इस प्रकार के संशोधन के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कराना आवश्यक है। और उसके बाद जब संसद में यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा संशोधन का, तो फिर भारत के आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति उस संशोधन पर लेनी आवश्यक है। तब जाकर भारत में संविधान के मौलिक प्रावधानों में परिवर्तन किया जा सकता है। अकेले केंद्र सरकार इसमें परिवर्तन नहीं कर सकती। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या है? तो भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो एक निर्णायक भूमिका में है। उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है और इसलिए भारत में जब कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच में ही कोई विवाद हो जाता है, वहां पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय निर्णायक भूमिका में होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत में अंतिम निर्णायक इकाई है, वह अंतिम निर्णय देने वाली इकाई है। उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है और वह भारत की केंद्र सरकार अथवा किसी भी राज्य की विधानसभा द्वारा यदि कोई ऐसा कानून बना दिया गया जो भारतीय संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार की स्थिति भारत में सर्वोच्च न्यायालय की है। उसके बाद हमने अगला टॉपिक बदला, संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण। भारत में अगर ये फेडरलिज्म, ये फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, संघात्मक शासन, ये सफल हो सका है, इसके प्रमुख कारण क्या हैं? तो इसके प्रमुख कारणों में हमने 3-4 बिंदुओं को इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है।
हमने पढ़ा सबसे पहला कारण कि भाषा के आधार पर जो राज्य बनाए गए संपूर्ण देश में, उन भाषा के आधार पर राज्य बनाने के कारण से ये सभी राज्य एकजुट रहे, एक साथ रहे। भाषा के नाम पर देश के अंदर कोई विवाद नहीं हुआ और वो और ज्यादा एकजुट होकर भारत के साथ रह सके। इसी प्रकार कुछ राज्यों का निर्माण वहां की संस्कृति, वहां की परंपराओं और वहां की जो भूगोल है, वहां का जो ज्योग्राफी है, उसके आधार पर किया गया ताकि उनको भी भारत में सम्मान मिल सके। भारत में जो तीसरा प्रमुख कारण रहा है संघीय शासन के सफल होने का, वो है भारत की भाषा नीति। भारत में किसी एक भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, बल्कि हिंदी सहित 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने अनुसूचित किया, जिनके अंदर कोई भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं भारत का कोई भी नागरिक दे सकता है। अर्थात 22 भाषाओं को, जो देश की प्रमुख भाषाएं थी, उनको संविधान ने मान्यता दी, दर्जा दिया है। इसके साथ ही एक चौथा जो कारण था वो था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आए जो संबंधों के बदलाव हैं। लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो बदलाव आए हैं संबंधों में, उसने भी भारत में संघीय शासन को सफल करने में भूमिका निभाई है। अब ये जो संघीय शासन की सफलता के जो प्रमुख कारण थे, उनको हमने आगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से ले लिया। ये जो 15, 16, 17 प्रश्न हैं, ये तीनों ही प्रश्न संघीय शासन की सफलता का एक कारण रहे हैं। तो हम इसी को आगे देख लेते हैं। सबसे पहला है भाषा नीति के बारे में बताइए। भारत की भाषा नीति बहुत स्पष्ट रही है। भारत ने किसी एक भाषा को भारत की राजभाषा का दर्जा नहीं दिया, अपितु देश के संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अर्थात देश का कोई भी नागरिक इन 22 में से किसी भी भाषा के अंदर अपनी सरकारी एग्जाम दे सकता है। भारत सरकार द्वारा जब परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती है तो वो इन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा का चयन कर सकता है। किसी एक भाषा को दूसरी भाषा पर थोपने का काम भारत ने नहीं किया। अनुसूचित भाषाओं से आप क्या समझते हैं? तो ये प्रश्न का उत्तर इसी में आ गया कि देश के संविधान में हिंदी सहित 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। इन भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है और इन भाषाओं में कोई भी व्यक्ति देश की राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उसने इसका चुनाव फॉर्म भरते समय किया हो विकल्प के रूप में। तो यह है अनुसूचित भाषाएं, हिंदी सहित 22 भाषाएं जिनको भारत के अंदर सम्मिलित किया गया है। 17वां प्रश्न है हमारा, 1990 के बाद केंद्र राज्य संबंधों में आए अंतर को स्पष्ट कीजिए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से इससे पहले वाले वीडियो में बताया है आपको कि 1990 के बाद भारत की राजनीति में जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो आया गठबंधन सरकारों का। इससे पहले किसी एक पार्टी की ही बहुमत की सरकारें अधिकांश समय तक भारत में बनती आई थी। उसके कारण से उसी पार्टी की सरकार केंद्र में होती थी, उसी प्रकार की सरकार, उसी पार्टी की सरकार जो है वह राज्यों में होती थी और इसलिए राज्यों के अधिकार, राज्यों की शक्तियों का उपयोग राज्य अच्छे तरीके से नहीं कर पाते थे। कई बार केंद्र की जो सरकार थी, जो एक पार्टी की सरकार हुआ करती थी, बहुमत की सरकार हुआ करती थी, उसे गिरने का डर नहीं हुआ करता था, तो फिर वह राज्यों के साथ कई बार असंवैधानिक तरीके से राज्य सरकारों को भंग भी करने का प्रयास करती थी। लेकिन 1990 के बाद जब 2 या 2 से अधिक दलों की मिलीजुली सरकारें बनने लगी, तो फिर जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका दबदबा केवल स्थानीय स्तर पर होता था, उन क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता भी भारत में केंद्र सरकार के निर्माण में पड़ने लगी और इस कारण से स्थानीय स्तर को भी वेटेज भारत में दिया जाने लगा और आज राज्यों की जो अपेक्षाएं हैं उसको नजरअंदाज करने का जो एक सिलसिला भारत में चल रहा था वो 1990 के बाद लगातार कम होता गया, जिसने भारत के संघ को और अधिक मजबूत किया है, केंद्र और राज्य के रिश्तों को और अधिक मजबूत किया है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हमने इस पार्ट के बिल्कुल लास्ट में पढ़ा, एक अलग पार्ट के रूप में। सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो जब केंद्र और राज्य सरकारें अपनी शक्तियों को स्थानीय सरकारों के साथ साझा करती है, स्थानीय सरकारें मतलब गांवों और नगरों की जो सरकारें होती है, उसके साथ जब केंद्र और राज्य सरकार अपनी शक्तियों को साझा करती है, उस स्थिति को हम सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, विकेंद्रीकरण से लाभ या इसके पीछे की बुनियादी सोच क्या है? तो इस प्रकार के विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शासन के अंदर जनता का सहभाग बढ़े,
जनता बड़ी मात्रा में शासन के कार्यों में स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से इंगेज कर पाए, उसके साथ जोड़ पाए। तो स्थानीय स्वशासन में जब नगरों के और गांव के चुनाव होते हैं या ये इकाइयां बनाई जाती है, तो चुनाव लड़ने वाले लोग, चुनाव में वोट डालने वाले लोग, निर्णय करने वाले लोग, वो सब लोग एक ही गांव के लोग होते हैं और वो सब मिलजुल कर अपने गांव के हितों की बात करते हैं। इससे सत्ता में स्थानीय लोगों का सहभाग बढ़ता है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती है और एक सबसे बड़ी बात है कि जो स्थानीय लोग होते हैं वे अपनी स्थानीय समस्याओं को, अपने गांव की समस्याओं को, अपने नगरों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और इसलिए उसका समाधान भी वो बहुत अच्छे तरीके से निकालने की स्थिति में होते हैं। साथ ही साथ जब केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विभिन्न योजनाओं का पैसा आता है तो वहां स्थानीय जो लोग हैं गांव और नगरों के, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस पैसा का अधिक प्रभावी उपयोग किस समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो ये सब चीजों में फायदा मिलता है सत्ता के विकेंद्रीकरण से। इस कारण से सत्ता के विकेंद्रीकरण को स्वीकार किया गया है। 1992 का संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान क्या थे? 1992 का जो संविधान संशोधन है, संविधान में एक बदलाव किया गया। कौन सा बदलाव था? 74वां संविधान संशोधन था, 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसने क्या किया? उसने ये जो स्थानीय स्वशासन की इकाइयां हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है गांव में और जो नगरों में नगरीय इकाइयां हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, इनके इलेक्शंस को करवाना कंपलसरी कर दिया। कुल मिलाकर इस 1992 के संविधान संशोधन में जो प्रमुख प्रावधान हुए उन वैसे 5 प्रावधान हमने हमारी किताब में पढ़े हैं। मैंने अपने वीडियो में उसको डिस्कस किया। पहला, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के चुनाव नियमित करवाए जाएंगे, यह पहला बदलाव था 1992 के संविधान संशोधन में। दूसरा, ये चुनाव कंडक्ट कराने के लिए स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया। तीसरा, SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब लोगों के लिए सीटें स्थानीय निकायों में आरक्षित कर दी गई। चौथा, महिलाओं के लिए 1/3, 1/3 सीटें वो रिजर्व कर दी गई। इस प्रकार के कुल मिलाकर जो प्रावधान है वो इस संविधान संशोधन में कर दिए गए। इस 1992 के संविधान संशोधन ने स्थानीय निकायों को, स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को बहुत अधिक पावरफुल कर दिया, ताकतवर बना दिया। 1992 से पहले की क्या स्थिति थी? तो 1992 से पहले भी स्थानीय स्वशासन की बात भारतीय संविधान में की गई थी, लेकिन कठोरता पूर्वक उसको माना नहीं गया था। 1992 के बाद ये जो संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन, 74th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसने स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को वैधानिक दर्जा दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको स्वीकार कर लिया गया। स्थानीय स्वशासन से क्या अभिप्राय है? तो मैं बार बार बता चुका हूं इसको। स्थानीय स्वशासन मतलब गांव और नगरों की अपनी सरकारें। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, जिसे पंचायती राज कहा गया, और नगरीय स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। पंचायती राज व्यवस्था को हमने बताया है, गांव की जो अपनी सरकारें हैं, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के 4 स्तर पड़े हैं, 4 प्रकार की इकाइयां पंचायती राज व्यवस्था में हमने पढ़ी है। पहला हमने पढ़ा है ग्राम सभा, जिसके चुनाव नहीं होते। गांव का प्रत्येक वह व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो गया है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ऐसे ग्राम सभा के जो सभी मतदाता हैं वो ग्राम पंचायतों का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायतों का जो प्रमुख होता है वो सरपंच कहलाता है। ऐसी 3, 4, 5 ग्राम पंचायत मिलकर खंड स्तर पर पंचायत समिति को चुनती है और फिर जो पंचायत समिति है उससे ऊपर एक जिले की सबसे बड़ी जो संस्था है उसका नाम है जिला परिषद। जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है और वो चुने हुए जिला परिषद के सदस्यों में से किसी एक को, वही सदस्य अपने में से किसी एक को जिला परिषद का प्रमुख चुन लेते हैं। इस जिला परिषद के अंदर वहां उस जिले के जो विधायक हैं, सांसद हैं और भी कई अन्य अधिकारी हैं, वे सभी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था। नगरीय स्थानीय स्वशासन को स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में हम स्पष्ट कर देते हैं। नगरीय स्थानीय स्वशासन नगरों की सरकारें, शहरी क्षेत्र की स्थानीय सरकारें हैं। इसके अंदर 3 प्रकार की इकाइयां गठित की जा सकती हैं, जहां की जनसंख्या, जिन नगरों की जनसंख्या 1 लाख से कम होती है, छोटे कस्बे जैसे जो शहर होते हैं, वहां पर नगर पालिका का निर्माण किया जाता है।
नगर पालिका के जो सदस्य होते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है। पार्षदों को जनता डायरेक्ट वोट से चुनती है और जो नगर पालिका है उसका जो प्रमुख होता है उसे नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। उससे ज्यादा यानी कि 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या के जो शहर हैं वहां पर सामान्यतः नगर परिषद का गठन किया जाता है। नगर परिषद के सदस्य भी पार्षद ही कहलाते हैं। नगर परिषद का जो प्रमुख होता है वह सभापति कहलाता है। और फिर अंतिम रूप से जो 5 लाख या इससे अधिक जनसंख्या के जो शहर हैं, जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी कहते हैं, बड़े महानगर जो हैं, वहां पर नगर निगम को स्थापित किया जाता है, नगर निगम का गठन किया जाता है। उसके जो सदस्य होते हैं वो भी पार्षद कहलाते हैं, लेकिन उसका जो प्रमुख होता है नगर निगम का वो महापौर या मेयर कहलाता है। ठीक है, नगरीय स्वशासन। और अंतिम रूप से स्थानीय स्वशासन के समक्ष चुनौतियां क्या हैं? तो स्थानीय स्वशासन के समक्ष वर्तमान में बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात तो जो है वह है ग्राम सभा की नियमित बैठकों का नहीं होना। जो ग्राम सभा है उस ग्राम सभा का यह दायित्व होता है कि वह वर्ष में कम से कम 2-3 बैठकें करें और ग्राम पंचायत के कार्यों का अवलोकन करें, गांव के अंदर चलने वाले विकास कार्यों की समीक्षा करें, पैसा कहां खर्च किया गया इसके बारे में पूछताछ करें। लेकिन सामान्यतया भारत में अभी देखने को मिलता है कि ग्राम पंचायतों की, ग्राम सभाओं की ये जो बैठकें हैं वह कम होती है, जिससे प्रभावी संचालन ग्राम पंचायतों का नहीं हो पाता। तो ये एक चुनौती है। दूसरा है, अधिकांश राज्यों ने स्थानीय सरकारों को पर्याप्त अधिकार नहीं दे रखे हैं, क्योंकि कितना अधिकार कोई राज्य सरकार स्थानीय स्वशासन के साथ शेयर करेगी यह बात राज्यों पर डाली गई है। इसलिए कई राज्यों ने तो अधिकार दिए हैं स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को, लेकिन अभी भी कई राज्यों ने पूरे अधिकार स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को नहीं दिए हैं। धनबल और बाहुबल, पैसे की ताकत और गुंडागर्दी का इस्तेमाल भी हम देखते हैं गांवों में बहुत अधिक मात्रा में इन चुनावों में होता है। इस पर भी यह भी एक बड़ी चुनौती भारत के सामने है। एक शैक्षिक स्तर के उन्नयन हेतु प्रभावी प्रयासों का अभाव है, इसे दूर किया जाने के प्रयास किए जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्वशासन के सामने ऐसी प्रमुख चुनौतियां भी आज हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि 1992 के संविधान संशोधन के बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है, स्थानीय स्वशासन की इकाइयां जो हैं उनको पहले से अधिक ताकत प्राप्त हुई है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने इस अध्याय 2 को विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से और दोहरान करने का प्रयास किया। इसके अलावा भी कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई और सुधार या कोई और अपेक्षा आपकी इस सारे विषय के संदर्भ में है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। कोशिश करके उन सब सुझावों को हम स्वीकार करेंगे। व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन पर दिया हुआ है। नोट्स प्राप्ति के लिए उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।